हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो पार्ट 2 हम देख रहे हैं, दो ध्रुवता का अंत यानी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम जो उत्तर साम्यवादी राज्य हैं उसमें लोकतांत्रिक राजनीति और जो पूंजीवाद की शुरुआत है इसकी चर्चा हम करेंगे। हमने ऑलरेडी ये देखा कि विघटन हो गए, नए एंटिटीज का उदय हुआ, शॉक थेरेपी से कैसे अब एक संक्रमण चल रहा है पूंजीवाद की तरफ। अब आज हम उसी प्रक्रिया को थोड़ा आगे देखेंगे कि कैसे इन देशों में जो उत्तर साम्यवादी यानी जो पहले सोवियत संघ के हिस्सा थे, कैसे उन देशों में लोकतंत्र की बहाली हो रही है, कैसे वो पूंजीवाद की तरफ शिफ्ट मार रहे हैं और क्या उसके परिणाम दिखाई दिए। बेहद खास टॉपिक है, इस पर बातचीत करेंगे। पर उससे पहले एक बेहद खास जानकारी ये भी कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। यानी आपको यहाँ 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। आपको कभी भी यहां पर किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हो, आपके लिए कभी भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारा का सारा सिलेबस हिंदी माध्यम में यहां पर कवर किया जाएगा। इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ इस महत्वपूर्ण टॉपिक को थोड़ा देखते हैं और समझते हैं कि कैसे जो उत्तर साम्यवादी राज्य थे उसमें लोकतांत्रिक राजनीति आई और कैसे पूंजीवाद का धीरे धीरे प्रसार हुआ। अब देखिए, सोवियत संघ के विघटन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि सोवियत गणराज्यों में समाजवादी व्यवस्था के स्थान पर उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई। अब मैंने इस ट्रांजिशन को बहुत अच्छे से टॉपिक्स में समझा दिया है। एक आखिरी बार और मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं कि देखिए, जो समाजवादी व्यवस्था थी या साम्यवादी व्यवस्था थी सोवियत संघ में, वो क्या थी? वो पूरी तरह केंद्रीयकृत थी। केंद्रीयकृत थी, ठीक, निर्देशित थी। किसके द्वारा? राज्य द्वारा, ठीक। इसके अलावा राज्य का इसमें पूरा नियंत्रण था। इसके अलावा यहां पर सामूहिक स्वामित्व था। ये सारी विशेषताएं हैं सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के या व्यवस्था के बारे में। आप चाहें तो वहां भी लिख सकते हैं। सामूहिक स्वामित्व यानी कोई निजीकरण का स्वामित्व नहीं था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक। ये समझ में आ गई बात। अब क्या हुआ? यहां से एक शिफ्ट हुआ। शिफ्ट कहां हुआ? पूंजीवाद की तरफ। और जब ये पूंजीवाद की तरफ शिफ्ट हुआ तो सबसे पहले कहा गया कि लोकतंत्र की बात होगी, क्योंकि अमेरिका उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था और लोकतंत्र जरूर चल रहा था। दूसरा, केंद्रीकृत बिल्कुल नहीं था, ये उदार अर्थव्यवस्था थी। अच्छा, उदार अर्थव्यवस्था रहेगी तो क्या होगा? मैंने प्रीवियस सेक्शन में भी बताया है, उदार अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार होगा, फ्री ट्रेड, जिसमें बहुत सारे टैरिफ और टैक्सेस इतने नहीं लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ खुली अर्थव्यवस्था रहेगी, यह विशेष रूप से रहेगा। तो उदार अर्थव्यवस्था में क्या होगा? खुली अर्थव्यवस्था, ठीक। इस सारी क्रक्स में मैं आपको बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूं, इससे आप सारे आंसर्स को फ्रेम कर लेंगे। उसके बाद यहां पर क्या था? राज्य द्वारा नियंत्रण नहीं था, बाजार द्वारा नियंत्रण था, बाजार द्वारा निर्देशित। मतलब मांग और पूर्ति के अनुसार पूरी अर्थव्यवस्था चलेगी, उसकी पूरी विशेषता यहां पर थी। आ गई बात समझ में? तो सामूहिक स्वामित्व के जगह यहां पर क्या रहेगा? निजी स्वामित्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी स्वामित्व, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रूप से दिखाई दी। तो समाजवादी और पूंजीवादी ये जो दो व्यवस्थाएं थी उसके ये दो परिणाम या दो इसमें अंतर थे। तो यहां पर यही किया गया कि जो सोवियत संघ का विघटन था वहां से अब उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था धीरे धीरे लागू हो रही। किसमें? जो उत्तर साम्यवादी राज्य यानी जो समाजवाद को, साम्यवाद को या सोवियत संघ को छोड़ चुके हैं। सभी गणराज्य इस विचार से अलग हो गए कि सोवियत साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित मार्क्सवादी लेनिनवादी राज्य की विचारधारा थी। तो जो पहले मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा थी जिसमें सामूहिक प्रॉपर्टी की बात की जाती थी, जिसमें उदार अर्थव्यवस्था के नहीं बल्कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी की बात की जाती थी, वो सभी चीजों को इन लोगों ने क्या कर दिया? इससे अलग हो गए, इस विचारधारा से अलग हो गए और जो पूंजीवाद और लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उससे जुड़ने लगे। पूर्व सोवियत संघ की व्यवस्था में साम्यवादी पार्टी सर्वसत्ताधारी थी, जो किसी एक नेता के अधीन रहती थी हमेशा। अब देखिए यहां पर क्या था
कि जो हम ट्रांजिशन देख रहे हैं लोकतांत्रिक, पहले क्या था कि पूरी सोवियत संघ में जिसमें 15 देश थे, यहां पर एक ही दल था, साम्यवादी दल। अब ये साम्यवादी दल में क्या क्या समस्याएं हो गई? भ्रष्टाचार, निरुत्तरवादी, ठीक, यानी जो न तो कोई उत्तर देता था, न कोई उत्तरदायित्व था उसका समाज के प्रति, न लोगों के प्रति, और भ्रष्टाचार कूट कूट के फला था, है ना। उसके अलावा यहां पर कभी कोई चुनाव नहीं होता था, और कभी भी उसके अलावा आलोचना प्रतिबंधित थी। कोई उन नेताओं की या सरकार की आलोचना नहीं कर सकता था, प्रतिबंधित थी। यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों के कारण लोग उस व्यवस्था से अब अलग होना चाहते थे। पार्टी या उनके सर्वोच्च नेता का विरोध करना वर्जित था। उत्तर साम्यवादी युग में इस विचार को निरस्त कर दिया गया। तो जब बाद में ये सोवियत संघ से ये सारे राज्य अलग हुए तो इन विचारों को हटा दिया गया। ये बोला गया कि नहीं, हम जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे पहले तो क्या करेंगे, बहुदलीय प्रणाली लाएंगे। केवल एक दल नहीं रहेगा, बहुदल, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसके आधार पर लोकतंत्र चलता है। ठीक, तो ये बोला गया कि एक तो हम कई दलों को अलाउ करेंगे, ठीक है, और इसको छोड़ दिया कि नहीं नहीं एक ही दल नहीं राजा रहेगा। उत्तर साम्यवादी अब गणराज्यों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई और सत्ता का निर्धारण लोकतांत्रिक तरीके से किया। लोकतांत्रिक तरीके से करना मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, चुनाव का होना, लोगों का एक तरह से उत्तरदायी सरकार का होना, ये सारी प्रक्रियाएं अब इन देशों में आने लगी। राजनीतिक अर्थव्यवस्था और समाज के ऊपर साम्यवादी पार्टी के नियंत्रण का अब अंत हो गया। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिटिक्स पर, अर्थव्यवस्था पर एक तरह का नियंत्रण था, वो अंत हो गया। और इसकी शुरुआत तो गोर्बाचेव ने ही कर दी थी, जिन्होंने पेरेस्ट्रोइका, भाई उनकी दो सुधार की नीतियां थी, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। तो जो पेरेस्ट्रोइका थी वो शुद्ध रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों पर बेस्ड थी कि भाई जो जड़ता आ चुकी है, जो एक ही दल का स्वामित्व आ चुका है, जो उसमें उत्तरदायित्व नहीं है गवर्नमेंट की, हम उसको सुनिश्चित करेंगे। तो ये चीज जो है धीरे धीरे अब इसका एक तरह से रिजल्ट ये हुआ कि जो साम्यवादी पार्टी का पूरा नियंत्रण था वो समाप्त हो गया। पूर्व साम्यवादी व्यवस्था और आदेशित अर्थव्यवस्था लागू की गई। पूर्व साम्यवादी व्यवस्था में आदेशित अर्थव्यवस्था लागू की गई। इसके तहत राज्य का पूरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो पहले जो साम्यवादी व्यवस्था थी, यानी कि जो सोवियत संघ की पूरी व्यवस्था थी, वो क्या थी, आदेशित अर्थव्यवस्था, जिसको कहा जाता है कमांड इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कमांड इकोनॉमी। सरकार ने जो कमांड दे दिया वही मानना पड़ता था। इस कीमत पर बिकेगा, इतना बिकेगा, ये चीज बनेगी, ये नहीं बनेगी, ये पहले था। लेकिन उत्तर साम्यवादी राज्यों ने, यानी साम्यवाद को तिलांजलि देने के बाद इस अवस्था को नकार दिया गया। अब सामूहिक संपत्ति के स्थान पर व्यक्तिगत संपत्ति, जिसको बोलते हैं प्राइवेट ओनरशिप, है ना, ये चीज आ गई। यानी अब जो है निजी उद्योग हो सकते थे, अब निजी प्रॉपर्टीज हो सकती थी। और हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था ना, गैराज सेल, जितनी सरकारी संपत्तियां थी उसको बेचा गया उन्हें पौने दाम में। तो अब निजी संपत्ति की धारणा को अपनाया गया। इस प्रकार राजनीतिक अर्थव्यवस्था और समाज के ऊपर साम्यवादी पार्टी के नियंत्रण का अंत हो गया। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना कि उत्तर साम्यवादी में लोकतांत्रिक राजनीति और पूंजीवाद की शुरुआत, तो लोकतांत्रिक राजनीति के शुरू होने की पहली शर्त या पहली स्थिति यही बनी कि जो साम्यवादी दल का नियंत्रण था वो धीरे धीरे अपने आप घटने लगा या समाप्त होने लगा। आ गई बात समझ में? अच्छा, आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए तथा मुक्त व्यापार की व्यवस्था का श्री गणेश हुआ। अनेक नई संस्थाएं स्थापित होने लगी, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, यहां पर होता ना, जैसे अर्थव्यवस्था जो डेमोक्रेसीज होती हैं उसमें प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, ये सारे इसमें समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं। और इन ग्रुप्स में क्या होता है, इसमें यह होता है कि लोग अपनी मांगों को सरकार के सामने रख पाते हैं, लोग अपनी समस्याओं, अपने आवाज को सरकार के सामने उठा पाते हैं। ये सारी चीजें अब बनने लगी। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कोई आपको अनुमति ही नहीं थी सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाने की या बात करने की। खुले और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने लगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये सब लोकतंत्र की फीचर्स हैं, ठीक है ना।
जब भी आप लोकतंत्र की बात करेंगे तो प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये सारी चीजें क्या होंगी, रेगुलर इलेक्शंस, ये लोकतंत्र की शर्तें हैं, ये सब होने लगी। और गैर साम्यवादी संगठन सत्तारूढ़ होने लगे। साम्यवादी दल के अलावा जो दूसरी पार्टीज थी वो सरकार में आने लगी, वो सरकार चलाने लगी। ये स्थिति उत्तर साम्यवादी राज्यों में बनी। प्रेस और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संभव हो गई। ये भी लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। क्या? फ्री प्रेस या मीडिया एंड जुडिशरी। जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी तब तक वहां लोकतंत्र हो ही नहीं सकता, है ना। लोगों को विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली, यानी फ्री एंड फेयर, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार भी हमारे देश में वो मिलने लगी। बहुलवादी समाज का जन्म हुआ, ठीक है, जन्म हुआ। अब लोगों को अपने हितों की रक्षा करने या उनके संवर्धन करने की स्वतंत्रता मिल गई। तो ये पूरा ट्रांजिशन आप देख सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात हम इसमें जरूर देख लेंगे कि भारत और उत्तर साम्यवादी राष्ट्रों का क्या केमिस्ट्री था। यानी जो उत्तर साम्यवादी राष्ट्र थे जिनके यहां क्या आ गया था, लोकतंत्र आ गया था, जिनके यहां उदारवादी पूंजीवाद आ गया था, और भारत दुनिया का ऑलरेडी बड़ा लोकतंत्र था और वो भी अब पूंजीवाद और लिबरल इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुका था, क्योंकि 1991 में ही हमने क्या किया, एलपीजी, हमने भी सुधार किए थे अपने, लिबरलाइजेशन यानी हमने भी उदारीकरण किया था, ठीक, हमने भी निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन किया, और हमने भी क्या किया, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, ठीक। तो ये चीज हम भी कर रहे थे 1991 में, इसलिए हमारे हित भी अब इनसे मिलने जुलने लगे। तो अब हमने भी इनके साथ अपने संबंध अलग, क्योंकि सारे राज्य पहले सोवियत संघ के हिस्सा थे, अब अलग हो चुके थे, तो हम इंडिविजुअली संबंध इनके साथ बना रहे थे। स्वतंत्रता के समय से ही भारत की समस्त राष्ट्रों से मैत्री की नीति रही है। भारत शुरू से ही अधिक से अधिक राष्ट्रों के साथ शांति और मैत्री के संबंध स्थापित करने पर जोर देता रहा है। सन 1865 से 1918 के मध्य उत्तर साम्यवादी राज्य सोवियत संघ के नियंत्रण में रहे थे। ये बात ठीक है, ये बल्कि 1865 से 1918 के बदले आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक तरह से इसको 1917 से या 1918 से आप 1991 कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि ये परिप्रेक्ष्य दूसरा है। इस परिप्रेक्ष्य में आपको ज्यादा समझ में आएगा कि जब बोल्शेविक क्रांति हुई 1917 के बाद, तो 1918 से और 1991 जब तक कि ये सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया, जो उत्तर साम्यवादी राज्य थे सोवियत संघ के नियंत्रण में थे, पुराने सोवियत संघ और भारत के बीच हमेशा बहुआयामी संबंध रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ये भी टॉपिक है, मैंने डिस्कस किया था कि भाई जो सोवियत संघ जब तक रहा तब तक भारत के साथ कैसा संबंध रहा, इस पर भी आप एक छोटा सा व्यू जरूर बना के रखिएगा कि जब सोवियत संघ था तब भारत उस समय एक आंदोलन चला रहा था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारत क्या चला रहा था, गुट निरपेक्ष आंदोलन चला रहा था, जिसमें उसने बोला कि हम दोनों गुटों में से किसी भी एक गुट का सदस्य नहीं रहेंगे, ना हम सोवियत संघ के गुट में जाएंगे ना हम अमेरिका के गुट में जाएंगे। लेकिन भारत निरंतर सोवियत संघ के करीब दिखाई पड़ा। 1971 में जब भारत का पाकिस्तान युद्ध हुआ, क्योंकि पाकिस्तान एक एलाई था अमेरिका का, इसमें कोई दो राय नहीं था, तो हम थोड़ा सोवियत संघ के करीब जाते दिख रहे थे। भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की मदद की, पनडुब्बियां लगाई और उससे बहुत भारत को मदद मिली। भारत को कई सारे तकनीकी सहायताएं सोवियत संघ ने दी, भारत को कई हथियार सोवियत संघ ने दिए, भारत से रूबल की बराबरी कर दी गई कि भारत के साथ रुपए में रूबल का व्यापार होगा, तो भारत का लगभग 30% कर्जा माफ हो गया। तो ये सोवियत संघ के साथ भी एक हमारा बहुआयामी हमारा साइंटिफिक उनके साथ संबंध था, वैज्ञानिक तौर पर तकनीकी आदान प्रदान का भी संबंध था। इसके अलावा एक सॉफ्ट पावर होता है जिसको कहते हैं कल्चरल पावर। भारत के बहुत कलाकार रूस में जाकर और वहां पर अपना प्रदर्शन दिखाते थे, अपना प्रोग्राम करते थे, तो एक बहुआयामी संबंध हमारा सोवियत संघ के साथ था। इसका आप परिचय अगर देखना चाहें तो राजनीतिक संबंध की बात करें तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों ने उत्तरवादी व्यवस्थाएं अपना ली, ठीक। ऐसे देश पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में है जो अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए भारत जैसे देश पर निर्भर है। सोवियत, रूस और अन्य गणराज्यों ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर समस्या पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया। तो अगर राजनीतिक संबंध देखें उत्तर साम्यवादी राज्यों में भी, मतलब विघटन के बाद भी अगर देशों के साथ देखें तो सभी देशों से अच्छे संबंध रहे। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठाता है उसमें भारत का सहयोग हमेशा रूस ने किया। उत्तर साम्यवादी राज्य हमेशा भारतीय विदेश नीति का समर्थन करते रहे हैं और भारतीय विदेश नीति कभी आक्रामक रही भी नहीं है, खराब रही भी नहीं है, तो वैसे भी सबको समर्थन इसका मिलता रहा। अब अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में भारत
और पुराना जो सोवियत संघ था उसमें भी और उत्तर साम्यवादी क्षेत्रों में भी हमेशा मदद मिलती रही है। सोवियत संघ या रूस का विशेष करके बात करें तो भारत के बहुत सारे स्टील प्लांट्स, बहुत सारे उद्योगों के निर्माण, हथियारों की बात मैंने आपको पहले भी चर्चा की, इसमें रूस ने हमेशा सहायता प्रदान की है। तो आर्थिक क्षेत्र से भी भारत और उत्तर साम्यवादी राष्ट्रों के मध्य हमेशा में सहयोगात्मक संबंध रहे हैं। रूस ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जैसे बोकारो, विशाखापट्टनम, भिलाई में स्टील प्लांट लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त रूस ने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको BHEL बोलते हैं, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस सारी चीजों में भारत ने इसकी सहायता की है। सितंबर 1998 में भारत की विदेश राज्य मंत्री वसुंधरा राजे ने बेलारूस की यात्रा की। दोनों देशों के मध्य कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अप्रैल 1998 में बुल्गारिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री निहाल ओस्की ने भारत की यात्रा की। तो इन यात्राओं से क्या हुआ, धीरे धीरे संबंध और बेहतर बनते चले गए। सैनिक और मिलिट्री लेवल की बात करें तो भी इनका, जिसको अगर इसको आप रख सकते हैं सामरिक संबंध में, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बोलते हैं, सामरिक संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट रहे। तो सोवियत संघ हमेशा से भारत को हथियारों की आपूर्ति करता रहा है। हथियारों के साथ साथ सोवियत रूस तकनीकी हस्तांतरण भी करता रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कुछ देश हथियार दे देते हैं या कुछ देश जो है जो जरूरी साजो सामान है वो दे देते हैं, पर उसका टेक्नोलॉजी नहीं देते कि कैसे बनेगा ताकि वो देश खुद भी बना सके। नहीं, ऐसा नहीं करते, लेकिन रूस करता रहा है। कई बार सोवियत संघ ने भारत के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यास, जिसको बोलते हैं कि मिलजुल कर अभ्यास, सैनिक अभ्यास करना, जैसे इंद्र अभ्यास जो है वो होता रहा है रूस के साथ। अब सोवियत गणराज्यों के साथ भारत का कैसा संबंध रहा है, जो सोवियत संघ में शामिल देश थे उनके साथ, तो भारत के सोवियत संघ के गणराज्यों से मधुर संबंध रहे हैं। अफगानिस्तान की समस्या ने कजाकिस्तान और भारत दोनों को प्रभावित किया। व्यापार और आर्थिक सहयोग को करने के उद्देश्य से भारत ने 99 में किर्गिस्तान को एक लघु दूध संयंत्र उत्पन्न दिया, यानी जो किर्गिस्तान एक देश सोवियत संघ कैसा था उसको लघु दूध उद्योग दिया, तो उससे अच्छे संबंध बने। दोनों देशों ने मानवता के आधार पर अफगानिस्तान को सहायता दी। सन 1998 में भारत के वैज्ञानिकों के एक दल ने तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की। अब ये तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, ये सब मध्य एशियाई देश थे जो सोवियत संघ के पार्ट थे। धीरे धीरे भारत ने इनसे भी संबंध बनाए। अच्छा, भारत इनसे और संबंध बनाना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस्लामिक कंट्रीज है और पाकिस्तान अक्सर इन इस्लामिक कंट्रीज को अपने गुट में करने की कोशिश करता है इस्लाम का हवाला देकर, और तब भारत के खिलाफ एक गुट का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए भारत ये चाहता है कि इन देशों के साथ हमेशा एक अच्छा संबंध बना रहे। अभी अगर आप पॉलिसी में देखेंगे तो भारत UAE के साथ, अरब के साथ अच्छे संबंध बना रहा है। इसके अलावा जो आपका ये ओमान है ना, इन सभी देशों के साथ अच्छा संबंध इसलिए बनाता है ताकि एक तो भारत की बहुत सारी जनसंख्या भी वहां काम करती है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान इन देशों को एकजुट ना करे, इस्तेमाल ना करे, इसलिए भारत यहां बैलेंस बनाकर चलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मध्य एशिया के देशों में मुसलमानों की बड़ी संख्या है। इन देशों को इस्लामिक कट्टरवाद से खतरा है। यह बिंदु भारत की चिंता से मेल खाता है। इसलिए भारत और इन देशों ने अलामाटी सम्मेलन 2002 में घोषणा अपनाई कि आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएं। तो मध्य एशिया के बहुत सारे देश हैं जहां पर जो अतिवादी मुस्लिम संगठन हैं वो वहां भी खतरा पैदा, जैसे अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है लेकिन तालिबान, अलकायदा दोनों ने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है लेकिन इस्लामिक टेररिज्म ने उसको भी बम मारे हैं। तो इसलिए ही जो मध्य एशिया के देश हैं इन लोगों ने मिलकर भारत के साथ फिर अलामाटी सम्मेलन हुआ और बोला कि हम मिलजुल के आतंकवाद से लड़ते रहेंगे। जेसी जोहरी के शब्दों में सोवियत संघ के विघटन के कारण सारी बाधाएं हट गईं जो भारत के इन देशों के साथ संबंध में बाधक बनी हुई थी। पहले भाई सोवियत संघ एक एंटिटी था, तो अलग अलग इन देशों से आप समझौता नहीं कर सकते थे, सोवियत संघ से करना होता था। लेकिन सोवियत संघ के खत्म होने के बाद इन देशों के साथ भारत के संबंध बनाने आसान हो गए। सभी राज्य स्वतंत्र होकर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। पहले संयुक्त राष्ट्र में केवल सोवियत संघ के नाम से होता था, फिर ये सारे देश अलग से उसके मेंबर बने। सभी विकास के पथ पर अग्रसर हैं, सभी प्रयोगवादी नीति अपना चुके हैं। अतः भारत के इन राज्यों से अच्छे संबंध स्थापित होना बिल्कुल स्वाभाविक है और काफी नेचुरल सा दिखाई पड़ता है। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस होता है उत्तराधिकारी। तो रूस और भारत के क्या संबंध बने इन सभी व्यवस्थाओं के बाद? तो भारत रूस संबंधों के 3 दशकों का अध्ययन एक निश्चित पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आने से पूर्व भारत सोवियत संघ के संबंधों में वह गर्माहट नहीं रह गई थी। देखिए, 2 बातें हैं। जब सोवियत संघ एग्जिस्ट करता था, जब शीत युद्ध चरण पे था 70-80 के दशक में, 60-70 दशक में, उस समय भी भारत और सोवियत संघ में एक नजदीकी थी। इसकी चर्चा मैंने पहले की। हथियारों की सप्लाई, खाद्यान्नों की सप्लाई,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, युद्धों में सहायता करना। अच्छा, अमेरिका थोड़ा चिढ़ा रहता था, अमेरिका को लगता था कि भाई आजादी के लिए हमने हमेशा सपोर्ट किया भारत का, और आजादी होने के बाद भारत कहीं ना कहीं सोवियत संघ के नजदीक जा रहा है, तो अमेरिका का पार्टनर पाकिस्तान बना रहा। लेकिन जब सुधार वहां घोषित हुए और ऐसा लगा कि विघटन के आसपास अब विघटन होने वाला है, तब भारत की थोड़ी दूरी सोवियत संघ से बनी। इसलिए दूरी बढ़ी क्योंकि भारत को लगा कि भाई अब ये जो दो गुट था उसमें एक गुट खत्म होने जा रहा है, अब हमें अमेरिका की मदद की जरूरत पड़ेगी, नंबर एक। दूसरा, 1991 में ही भारत ने भी आर्थिक सुधार किए थे, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हमें सहायता चाहिए थी, और उन पर प्रभाव अमेरिका का ज्यादा था, तो हम अमेरिका के थोड़े करीब गए। हमें और तकनीक और टेक्नोलॉजी और तरह की चीजों की आवश्यकता थी। पहले हम केवल ज्यादा हथियार का ज्यादातर खरीद बिक्री रूस से करते थे, हम अमेरिका से बहुत करने लगे बाद में। अभी रिसेंटली भी रूस को थोड़ी आपत्ति हुई थी, तो अब थोड़ी सोवियत संघ से दूरियां बढ़ी, हालांकि बाद में ठीक हुई। गोर्बाचेव द्वारा आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत की गई, उससे 85 से 90 के काल में सोवियत विदेश नीति क्रमशः पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई थी। सोवियत नीति भी भारत की ओर होने के बजाय पश्चिमी देशों की तरफ चली गई, यूरोप की तरफ चली गई, वो भी वहां से फायदा लेना चाहते थे, तो भारत सोवियत संघ में थोड़ी दूरी उस समय बढ़ी थी। अच्छा, अब उसके बाद फिर राष्ट्रपति येल्त्सिन की यात्रा हुई। येल्त्सिन कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। ये सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, पहले राष्ट्रपति बने। और बोरिस येल्त्सिन ने क्या किया? बोरिस येल्त्सिन ने यह किया कि भारत की उन्होंने यात्रा की, और ये अब एक रूस की कैपेसिटी में यात्रा थी, सोवियत संघ की कैपेसिटी में नहीं। तो 1993 की जनवरी में रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा संपन्न हुई। इससे भारत रूस संबंधों को एक नई दिशा मिली। यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा लंबे समय से चले गए रुपए रूबल का जो विनिमय दर का विवाद था, बीच में ये हुआ था कि दोनों बराबर भी होंगे, तो विनिमय दर में जो समस्याएं थी उसको निपटाया गया, और दोनों देशों के मध्य मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इस समय नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे। संधि के दो प्रावधान मुख्य थे जो उस समय भारत रूस के संबंध के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दोनों में से कोई भी देश ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे दूसरे के हित पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संधि ने सन 1971 की संधि के उस प्रावधान को छोड़ दिया जिसमें कहा गया था कि दोनों में से किसी भी देश पर कोई आक्रमण होता है तो दोनों मिलकर तय करेंगे कि इस स्थिति का मुकाबला कैसे किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दोनों देशों में 1971 में यह तय हुआ कि अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हम दोनों मिलकर जवाब देंगे। ये बात सही है। और ये चीज जब येल्त्सिन के साथ समझौता हुआ तो उसको हटा दिया गया, यानी ये अब एक करार भारत रूस के बीच खत्म हो गया। बाकी एक दूसरे के साथ सहयोग की बात की गई। फिर उसके बाद नरसिंह राव ने भी रूस की यात्रा की 1994 में, और यात्रा के दौरान यहां पर प्रतिरक्षा, पर्यावरण आदि के कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये नरसिंह राव की रूस की यात्रा की तस्वीरें हैं। अक्टूबर 1996 में घनिष्ठ प्रतिरक्षा संबंध स्थापना हेतु दोनों देशों के मध्य कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो धीरे धीरे भारत रूस में वो मैत्री जो थी, जो थोड़ी गर्माहट जो कम हुई थी, वो फिर रिवाइव होने लगी। उसके बाद आपको पता है कि देवगौड़ा की सरकार बनी थी, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, और 1997 में उन्होंने देवगौड़ा ने रूस की यात्रा की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य दोहरे करारों पर डबल टैक्सेशन, जो 2 बार टैक्स लगता था, उसको रोकने के लिए, प्रत्यर्पण सीमा शुल्क के मामले में, पारस्परिक सहायता, खेल, इन सभी मामलों में समझौते किए गए। यानी अब धीरे धीरे रूस और भारत के संबंध क्या हो रहे थे? इंडिविजुअली कैपेसिटी में इंक्रीज हो रहे थे। सामरिक दृष्टि यानी युद्ध की रणनीति से संबंधित, स्ट्रेटेजिक जिसको बोलते हैं। सामरिक दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई कि रूस ने पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूस, चूंकि हम पाकिस्तान के साथ हमारा लगातार एक तरह का तनाव तो चलता ही रह रहा है, तो रूस ने ये बोला कि अब हम पाकिस्तान को कोई हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। वार्ता के अंत में जारी संयुक्त घोषणा पत्र में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया कि हम दशकों से मित्र रहे हैं और आगे भी मित्र रहेंगे। यानी ये जो दोस्ती में थोड़ी गर्माहट कम हुई थी, उसको रिवाइव करने के लिए पूरा ठीक ठाक तरीके से उसमें नीति अपनाई गई और आगे उसको लेके बढ़ने का प्रयास किया गया। फिर 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, उसमें भी रूस ने भारत की पूरी सहायता की, और भारत का जो दृष्टिकोण था कि आतंकवादी और पाकिस्तान की मिलीजुली भगत से यह किया गया है, उसको रूस ने सपोर्ट किया। फिर भारत रूस की 18वीं शिखर बैठक हुई। भारत और रूस की 18वीं शिखर बैठक 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुई। अब यहां पर क्या शुरू हो गया था? यहां पर शुरू हो गया पुतिन मोदी काल। अब व्लादिमीर पुतिन और मोदी
एक दूसरे, ये दोनों देशों के इस समय एक तरह से कह सकते हैं कि सर्वे सर्वा हैं। भारत में प्रधानमंत्री मोदी हैं और वहां व्लादिमीर पुतिन हैं। इन दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी दिखाई पड़ती है। कई बार प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा की है और इस यात्राओं से एक नए तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात आई है। बीच में कुछ ऐसी स्थितियां बनी हैं जिसने भारत रूस में थोड़ी सी दरार डाली या थोड़ी गर्माहट कम दिखाई पड़ी। जैसे अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। रूस को ये उम्मीद थी कि शायद भारत खुलकर रशिया की पक्ष दे, पर भारत ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि यूक्रेन का पक्ष मजबूत है, इसलिए भारत शांति की अपील करता है। अभी कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बोला कि सभी जानना चाहते हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या है, तो इंडिया का स्टैंड है शांति, डायलॉग, है ना। तो खुल के हम रूस की बात नहीं कर रहे हैं। अमेरिका से ज्यादा हथियार खरीदने के संदर्भ में भी रूस थोड़ा चिढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी भारत और रूस के अभी संबंध मधुर हैं और भारत को रूस ने कई छूट भी दी हुई है और कई तरह के हथियारों के भी सप्लाई के लिए मिला हुआ है उसको परमिशन। तो भारत और रूस की 18वीं शिखर बैठक 17 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुई। आर्थिक यानी इकोनॉमिक, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल, तकनीकी यानी टेक्निकल, सैन्य यानी मिलिट्री, रक्षा यानी डिफेंस, ऊर्जा यानी एनर्जी, इन सभी क्षेत्रों में भारत के घनिष्ठ सहयोगी रूस रहा है और सब पर अच्छी बातचीत और संबंध स्थापित करने की बात हुई। परंतु हाल के कुछ वर्षों में वैश्विक परिस्थितियां जिस प्रकार बदली हैं, इन संबंधों में थोड़ी शिथिलता आई है। दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार 2014 में 10 अरब डॉलर था और 2016 में घटकर 7.8 डॉलर रह गया। तो फिर जो ये शिखर बैठक हुई, इसमें बात किया गया कि जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार है, इसको 2025 तक हम 30 अरब डॉलर करेंगे। दोनों देशों को महसूस हुआ कि ये हमारा ट्रेड है, ये कम हो रहा है, इसको हमें बढ़ाना चाहिए, इसको और फले फूले इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। तो ये टारगेट रखा गया है कि हम ये इसको आगे बढ़ाएंगे। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के संयुक्त अभ्यास इंद्र 2017 को संपन्न कराने की सहमति बनी। तो इंद्र दोनों देशों में क्या है, एक डिफेंस एक्सरसाइज है ताकि दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे से मिले और अभ्यास करे। वार्ता के उपरांत जारी संयुक्त घोषणा पत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों के मामले में 21वीं सदी के लिए एक दृष्टि कहा गया। तो हम बोले कि एक दृष्टि से, एक विचार से एक साथ मिलकर 21वीं सदी का सामना करेंगे। पारस्परिक सहयोग के 5 अन्य समझौतों पर भी वहां पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये आप पूरा जो घटनाक्रम है वो देख रहे थे कि उत्तर साम्यवादी देशों में कैसे लोकतंत्र और पूंजीवाद की स्थापना होती है। अलग अलग जो गणराज्य सोवियत संघ के थे उसमें भारत कैसे उनसे संबंध स्थापित करता है और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी होने के बाद रूस के साथ इंडिविजुअल भारत के संबंध कैसे रहे हैं, इस पर भी एक संक्षिप्त विवरण आपने देखा। इसी के साथ ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो हमने पूरी कहानी देखी कि कैसे दो ध्रुवता का अंत हो गया। पूरा दुनिया जो दो ध्रुव में बटी हुई थी, शीत युद्ध और सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका अंत हुआ। विघटन के कारण क्या रहे, कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ समाजवाद से पूंजीवाद, उसमें कैसे एक शॉक लगा जिसे शॉक थेरेपी कहा गया, और इस पूरे फिर भारत रूस संबंध और सारी चीजों को हमने डिटेल में देखा। तो इस चैप्टर के ये छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस में हमने इनको कवर किया। अब हम वन शॉट रिवीजन एक बार में पूरे चैप्टर को करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एमसीक्यूज भी करेंगे। तो सभी टॉपिक्स और सभी सेशंस को आप लगातार देखते रहिए। प्रीवियस चैप्टर जो चैप्टर 1 है उसको भी देखते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो भी जरूर बताइएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इन सभी कोर्सेज को, यानी सीबीएसई, ओलंपियाड, यूपी बिहार बोर्ड, कंपटीशन, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं। आप चाहें इसकी वेबसाइट से पढ़ें, ऐप से पढ़ें, आपको ना कहीं कुछ खरीदना है, ना कोई कूपन कोड चाहिए, आप 100% फ्री इसको देख के पढ़ सकते हैं। और क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं ये अपडेट पाने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम से जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक अगले वीडियो में, एक अगले टॉपिक और अगले चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।